हम लोग एक एनसीईआरटी का एक पूरा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब ये जो वीडियो है, ये जो इस एनसीईआरटी का एक पूरा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब ये जो वीडियो है, ये जो इस साल क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स देने वाले हैं, उन लोगों के लिए यूजफुल होगा। जो लोग नीट या जेई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी एनसीईआरटी का रिवीजन उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है। और जो लोग इस साल क्लास 12 में हैं, उनका भी ये चैप्टर तो शायद हो ही गया होगा या फिर एटलीस्ट पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज में एनसीईआरटी को मैंने पेजेस को जितने भी है सारे स्कैन करके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही सारे डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है, वो एक डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जो ब्रांच ऑफ स्टडी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इसमें दो टर्म है, एक हो गया इलेक्ट्रो और एक हो गया स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो जो ये टर्म आया, ये चार्ज से आया है, ठीक है। और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है, तो इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस, ठीक है। इट विल हैव इट्स ओन फील्ड और कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसका एक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपका फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ओरिजिन ऑफ ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक, वो वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ। सो द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, ELEKTRON, मीनिंग एम्बर, ठीक है। तो ये वर्ड कहाँ से आया, एम्बर, इलेक्ट्रॉन से आया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे बेसिकली आपका मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि मतलब अगर आपका एक ग्लास रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है, ठीक है। फिर प्लास्टिक रॉड है, उसको रब किया है सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर एक ग्लास रॉड है, ठीक है, एक ग्लास रॉड है और उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक है। ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड, ठीक है। सिमिलरली और एक सिल्क क्लॉथ है और इसको प्लास्टिक रॉड के साथ रब किया है, ये प्लास्टिक रॉड है। तो जब हम रब करते हैं ना, ठीक है, रब करने पे चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर दो ग्लास रॉड है, टू डिफरेंट ग्लास रॉड, ठीक है, और दोनों ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, और फिर जब उनको मैं पास लेके आया ना, तो उनके बीच में एक रिपल्शन हुआ है, ठीक है। सिमिलरली जो दो प्लास्टिक रॉड थे, ठीक है, जो प्लास्टिक रॉड थे उनको अगर मैं पास लेके आया, तो उनके बीच में भी रिपल्शन हो रहा था, ठीक है। तो अब रिपल्शन हो रहा है मतलब देखिए, दोनों ये दोनों तो सेम चीजें हैं, ये भी दोनों सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चार्ज का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता है कि अब यहाँ पे लाइक चार्जेस हुआ है, तो इसीलिए रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। बट सपोज अभी हम लोग को चार्ज का कॉन्सेप्ट हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि ये दोनों ग्लास रॉड है, यहाँ पे दोनों ग्लास रॉड है, और दोनों ग्लास रॉड को मैंने क्या किया था, मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, और फिर उनको जब पास से लेके आया, तो उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। प्लास्टिक रॉड है, अब वो उन दोनों को भी मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया है, और फिर उनको पास लेके आया, तो उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, देखिए सेम रॉड को सेम चीज से रब कर रहा हूं, तो प्रॉपर्टी भी तो सेम एक्वायर करेंगे। तो इसका मतलब अगर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है,
ठीक है। अच्छा, अब अगर ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड, इनको अगर पास लेके आए, अब इनके बीच में क्या होना चाहिए? ठीक है, इनके बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। मतलब ये तो अनलाइक है, ये एक जैसा चीज है, ये एक जैसा चीज है, और ये दोनों तो अलग अलग प्रॉपर्टी एक्वायर किए थे। तो मतलब अगर अनलाइक प्रॉपर्टी हो रहा है, अनलाइक प्रॉपर्टी, तब क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, तब अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो ये चीजें आपके यहाँ पे जो ये इन पैराग्राफ्स में ये चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। अच्छा, तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि अ, यहाँ पे जो चार्ज, यहाँ पे इसका उन्होंने टर्म इंक्लूड किया, मतलब टर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, टर्म ऑफ चार्ज, ये टर्म इंक्लूड किया यहाँ पे कि अगर सेम चीजें हैं तो उसमें सेम चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, सेम चार्जेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लास रॉड में, दोनों रॉड में पॉजिटिव चार्जेस आ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्जेस आ रहे थे। ठीक है, अब ये भी एक कन्वेंशन है, देखिए पॉजिटिव निगेटिव जो है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे क्यों पॉजिटिव बोला, यहाँ पे क्यों निगेटिव बोला। इट इज जस्ट ए कन्वेंशन। अगर आप उल्टा भी करेंगे तो कुछ भी, मतलब फिजिक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनलाइक प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि इट कैन बी कंक्लूडेड आफ्टर मेनी केयरफुल स्टडीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट दैट देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ एंटिटी विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो demonstrated that charges are transferred from rod to the pith ball on contact. It is said that pith balls are electrified or are charged by contact. ठीक है, तो ये मतलब pith ball एक बॉल मतलब होता है जो न्यूट्रल बॉल होता है, न्यूट्रल मटेरियल। ठीक है, तो ये जो चार्ज रॉड है इसको जब इसके साथ कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं तो ये जो चार्ज है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आया आपका डेफिनेशन एक आया पोलैरिटी का। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी, इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि, हम लोग जो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बोल रहे हैं ना, नाम दे रहे हैं ना हम लोग चार्ज को, दो नाम है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो यही हो गया पोलैरिटी। द पोलैरिटी विच डिफरेंशिएट्स, मतलब इसका पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज का पोलैरिटी प्लस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज का पोलैरिटी नेगेटिव है। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है। अच्छा, when a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and silk acquires second kind of charge. This is true for any pair of such objects. ठीक है, यहाँ पे और एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, नाउ इफ इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रॉड इज brought in contact with silk which was with which it was rubbed, they no longer attract each other, they also do not repel each other. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किस तरह से है, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया था, ग्लास रॉड को हम लोगों ने रब किया था सिल्क के साथ। ठीक है, तो जब हम लोगों ने रब किया ना, ठीक है, ये अब सपोज कर लीजिए सिल्क है और ये हो गया आपका ग्लास रॉड। ठीक है, ये ग्लास रॉड है। तो जब हम लोगों ने रब किया, रब करने पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें निगेटिव चार्ज आया था। जब रब करते हैं ना तो ये चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस आते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ क्यों आता है ये चीज, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे जो चीज दिया है एनसीईआरटी में डायरेक्ट वही चीज बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है असल में, कि जब रब कर रहे हैं ना तो दोनों में ऑपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और इसमें निगेटिव चार्ज आ रहे हैं। रब करने के बाद इन दोनों के बीच में पास लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। बट इनको अगर मैं कॉन्टैक्ट में ले आया, इसको दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आया, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को
नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो नलीफाई करेंगे तब हमको कैसे पता चलेगा कि नलीफाई हो गया। अब अगर इन दोनों को आपस में पास पास लेके आओगे ना, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखिए जो लास्ट पैरा है पेज का, द चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस? इट जस्ट टेल्स अस दैट द चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज, ठीक है, न्यूट्रलाइज और नलीफाई ईच अदर। ठीक है, मतलब देखिए एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया है, एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, एक इस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें नेगेटिव चार्ज आया। कब आया? जब हम लोगों ने रब किया। ठीक है, तो जब रब किया तो अच्छा, रब करते समय ये हुआ क्या असल में? जब हम लोगों ने रब किया ना, तो ये ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो जब यहाँ चले गए तो सिल्क में तो जितने इलेक्ट्रॉन थे, सिल्क क्लॉथ में तो पहले ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ पे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसीलिए सिल्क क्लॉथ में हम लोगों ने बोला कि इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अभी ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, तो इसलिए ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऐसे ही कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए दो इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसमें दो नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब जब इन दोनों को आपस में जब कांटेक्ट में लाएंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मतलब चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हम लोग कोई दूसरा नाम नहीं दे रहे हैं। हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि सोनो चार्ज, मोनो चार्ज, ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग चार्ज को क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए चार्ज जब उन्होंने रब किया था तो चार्ज एक्वायर किया था, बट जब आपस में जब कॉन्टैक्ट में ले आए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। कैंसिल कब करेगा? कोई दो नंबर एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे? जैसे अगर एक +2 है, एक -2 है, तभी तो कैंसिल होगा। 2 + 2 तो कैंसिल नहीं हो सकता है, -2 और -2 भी कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 और -2 ही कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसीलिए एक चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलना पड़ेगा, एक चार्ज को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नाम किसने रखा था? ये नाम रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, सो द चार्जेस were named as positive charge and negative charge by Benjamin Franklin. Therefore, the charges were named as positive and negative charges by American scientist Benjamin Franklin. ठीक है, अगर पूछते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये नामकरण किसने रखा, ये नामकरण रखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जो पेज नंबर 3 के एकदम बॉटम मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, दैट इज अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट चार्जेस। इट इज डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट चार्जेस। ठीक है, अब इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एग्जाम में अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आता है तो ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस डायग्राम में बेसिकली देखिए ये जो रॉड है दिखा है ना, ये रॉड को यहाँ पे इन्होंने रीड्रॉ किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रॉड है, उसका यहाँ पे मेटल नॉब है, ये नॉब हो गया। ठीक है, ये आपका रॉड हो गया, और रॉड का जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऐसे बेंड करके रखा है। ठीक है, और ये जो बेंड पोर्शन है, यहाँ पे गोल्ड लीफ को ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब एक चार्ज बॉडी को क्या कर, अब ये चीज पूरा अरेंजमेंट एक बॉक्स के अंदर है, सामने ग्लास है ताकि आप अंदर देख सकें। ठीक है, और यहाँ पे इस ये जो रबड़ रखा हुआ है ना, रबड़ यहाँ पे लगा हुआ है। रबड़ क्या है? रबड़ किस लिए है? रबड़ इस रॉड को, मेटल रॉड को पकड़ने के लिए है, नहीं तो रॉड तो गिर जाएगा। एक चीज तो ये है। दूसरा है कि जब चार्ज हम लोग यहाँ से ट्रांसफर करेंगे ना, तो चार्ज वो इस बॉक्स पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो ये जो रबड़ है वो तो इंसुलेटर है, चार्ज ऊपर से नीचे ही जाएगा, साइड में बॉक्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब कोई चार्ज बॉडी हम लोग इस कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम कॉन्टैक्ट में लेके आए इस मेटल नॉब के, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होकर ये गोल्ड लीफ में चला जाएगा। तो इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये तो थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड लीफ मतलब एक गोल्ड फॉइल है। ठीक है, तो जब दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, डाइवर्स करेगा बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज है देखिए कि अगर सपोज कर लीजिए इस साइड एक, यहाँ पे दो दो चार्ज मैंने ड्रॉ किए हैं तो इतना डाइवर्स किया है। अगर एक एक होगा तो ये जो डाइवर्स किया है ये थोड़ा कम होगा।
ठीक है। सो डिग्री ऑफ डाइवर हम लोग बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज ज्यादा होगा तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। ठीक है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है। सो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर एक चार्ज बॉडी है तो उसमें चार्ज कितना है, मतलब कम चार्ज है या ज्यादा चार्ज है। ठीक है। सो दैट इज द मेन वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। तो ये जो वर्किंग है इसका इन दोनों पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब देखिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कंडक्टर कंडक्ट करता है, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें तो आम बात है। या अगर डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स लिखने के लिए आता है, तो ये दोनों चीज़ें तो लिखनी है। ठीक है। इसके अलावा एडिशनल चीज़ ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है। एडिशनल चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है और ये एक इंसुलेटर है, ये एक इंसुलेटर है। ठीक है। अब अगर मैं कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज एक रॉड लेके आया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको कांटेक्ट में लेके आया, कांटेक्ट में लाने के बाद क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है ना पूरे सरफेस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस में। ठीक है। व्हेन सम चार्ज, यहाँ पे दिया हुआ है ना, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर, it gets readily distributed over the entire surface of the conductor। ठीक है, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इवन दो इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट में कॉन्टैक्ट में लेके आए। ठीक है। वेयर इंसुलेटर में क्या है कि इंसुलेटर में अगर कॉन्टैक्ट में लेके आए, इस पॉइंट में लेके आए, तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे ये रॉड में अगर पॉजिटिव चार्ज है, वैसे कॉन्टैक्ट में अगर इस पॉइंट में ला रहा हूँ, तो जो चार्ज होगा वो उसी पॉइंट में रहेगा, दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कंट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, इट स्टेज एट द सेम प्लेस, इट स्टेज एट द सेम प्लेस, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है। तो ये जो मैंने डिफरेंस बोला ना कि कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंसुलेटर में नहीं होता, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी पेज में लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है जो टॉपिक, वो है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ग्राउंडिंग और अर्थिंग को समझने के लिए एक चीज है कि अगर दो कंडक्टर है ना, उसको कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो दे विल एक्वायर सेम पोटेंशियल। ठीक है। टू कंडक्टर्स इन कांटेक्ट will have will have सेम पोटेंशियल। ठीक है, उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, मैं आप हम लोग सब, हम लोग कंडक्टर है। ठीक है, वी आर कंडक्टर, मेटल्स तो कंडक्टर है ही, हम भी कंडक्टर है। ठीक। अच्छा, टू कंडक्टर्स आर इन कॉन्टैक्ट, दे विल हैव सेम पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर ग्राउंड है और ये कंडक्टर है और इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो अगर मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब अर्थ भी कंडक्टर है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो कंडक्टर है, अर्थ इज ऑल्सो ए कंडक्टर, अर्थ इज ऑल्सो ए कंडक्टर। ठीक है। अर्थ, ह्यूमन बीइंग, ये सारे कंडक्टर है। ठीक है। तो अर्थ भी कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर है दोनों। अब इसमें चार्ज है, अर्थ में तो चार्ज है नहीं, ठीक है, न्यूट्रल है। बट हम लोगों ने बोला ना कि कंडक्टर से अगर कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं तो उनका क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम होगा तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। अब देखिए, किसी कंडक्टर का इतना औकात नहीं है कि वो अर्थ का पोटेंशियल चेंज कर सके। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है कि नहीं। अर्थ में आप कितना भी चार्ज ऐड कर दो, अर्थ का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे नहीं आने वाला है।
ठीक है। तो इसका मतलब सिंस पोटेंशियल हैज टू बी सेम, तो इसका मतलब इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो है ही। तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होता। ठीक है, ये चार्ज जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज होते ही प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सिमिलरली अगर सपोज कर लीजिए कि एक कंडक्टर है, उसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसको अगर मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये अर्थ है। बेसिकली अर्थिंग का सिंबल होता है वायर, ऐसा है, और अर्थिंग का सिंबल ऐसा होता है, एक बड़ा लाइन, छोटा लाइन, उससे छोटा, उससे छोटा, इसको। ठीक है, दिस इज सिंबल फॉर अर्थिंग। तो इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए, अर्थ के साथ कनेक्ट किया, तो मैंने बोला ना कि पोटेंशियल सेम होगा, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अब क्या होगा, यहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थ में फ्लो करेगा। यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना, फ्लो इलेक्ट्रॉन ही करेगा। ठीक है, प्रोटॉन नहीं फ्लो करता, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, अर्थ में आएगा। कब तक आएगा, जब तक ये सारा इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता। ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से, मतलब अगर निगेटिव चार्ज है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से अर्थ में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और अगर कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है और अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अर्थ से, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से कंडक्टर में। कब तक फ्लो कर रहा है, जब तक ये चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होता है। ठीक है, सो एक मोमेंटरी करंट एक फ्लो करता है, यहाँ पे वही चीज लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, when we bring a charged body in contact with earth, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current। ये जो वर्ड है ना, मोमेंटरी करंट, ठीक है, ये वर्ड मोमेंटरी करंट क्यों बोला है, मोमेंटरी करंट, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, आइदर फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ और फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर, कब तक फ्लो कर रहे हैं, जब तक वो चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होता। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद अर्थ। चार्ज शेयर कर रहा है ना, या तो कंडक्टर से अर्थ में जा रहा है, या अर्थ से कंडक्टर में आ रहा है, तो शेयर कर रहे हैं चार्ज। सो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थिंग। ठीक है, अच्छा, अब आ गए हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए बेसिकली मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, अगर पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था ना, तब हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सिल्क क्लॉथ को रब किया था ना ग्लास रॉड के साथ, या प्लास्टिक रॉड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, वो तो रब करते समय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फिर आ गया चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, कंडक्टर के साथ चार्ज बॉडी कॉन्टैक्ट में ले आए तो क्या हो रहा है, इंसुलेटर के साथ ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, दैट इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। अब थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, अभी जो इंडक्शन है, इसी को इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया है कि ये दो बॉल्स हैं कांटेक्ट में है। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया है कि इसको, एक चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेके आए। ठीक है, मेटल, टू मेटल स्फेयर्स ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ये दोनों मेटल स्फेयर है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब क्या है, चार्ज जो है वो स्फेयर से नीचे लीक नहीं हो सकता है। ठीक है, चार्ज यहाँ से लीक नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब हम लोग को चार्ज बॉडी लेके आए, चार्ज बॉडी लेके आए, इसके पास लेके आए, कॉन्टैक्ट में नहीं लाए, पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए है ना, मेटल स्फेयर है, अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल है मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग, एक रॉड है, एक रॉड जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको पास में लेके आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली इधर अट्रैक्ट होंगे।
ठीक है, तो वो दिखाया है यहाँ पे द नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इस साइड से आया है, तो इन्होंने अपना जगह यहाँ से छोड़ा है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जहाँ से अपनी जगह छोड़ के आए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो उस साइड में क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, ये दोनों भी कांटेक्ट में है, दोनों स्फीयर अभी कांटेक्ट में है। ठीक है, फिर इनके बीच सेपरेशन चेंज किया है, सेपरेशन चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या किया है, ये रॉड को जो रॉड पास में लेके आए थे उसको रिमूव कर दिया। उसको जब रिमूव किया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर जब दोनों को दूर दूर लेके चले गए तो नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडक्शन क्या है, इंडक्शन यहाँ पे जो देखिए, अब जैसे सिर्फ अगर मैं सिर्फ एक स्फेयर को देखूँ, एक ही स्फेयर है सपोज लीजिए, तो यहाँ पे दो स्फेयर, यहाँ इस डायग्राम में तो दो दिखाया है, मान लीजिए एक ही स्फेयर है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो इसने अपना जगह यहाँ से छोड़ा होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे चले आए। ठीक है, सिमिलरली अगर दो एग्जांपल दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल, जैसे अगर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है। ठीक है, तो अब जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इससे रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चलेगा तो अपना जगह यहाँ छोड़ दिया उन्होंने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है ना, इसमें अगर इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं था, अभी भी आप देखें तो टोटल चार्ज जो है वो जीरो ही है, इधर नेगेटिव चार्ज जितना है इधर पॉजिटिव चार्ज उतना है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कब हो रहा है, जब एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके आ रहा है। ठीक है, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन इट्स विसिनिटी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमेशा याद रखना कि ये जो है इसको ये नियर एंड बोलते हैं, नियर एंड। ठीक है, और ये जो है फार एंड है, फार एंड, ये नियर एंड फार एंड वर्ड याद रखना। ठीक है, तो हमेशा देखना देखना नियर एंड में हमेशा ऑपोजिट चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। नियर एंड में हमेशा क्या होगा, नियर एंड में ऑपोजिट चार्ज आएगा, ऑपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है, और फार एंड में क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो जो फार एंड है वहाँ पे क्या आ रहा है, सेम चार्ज आ रहा है, सेम चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमेशा नियर एंड में ऑपोजिट चार्ज आएगा, फार एंड में सेम चार्ज आएगा। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए इंडक्शन बेसिकली इसका मतलब ये है ना कि आपको इंडक्शन मतलब बिना छुए कुछ चेंजेस लाना है। ठीक है, बिना छुए चेंजेस लाने हैं, आप कैसे चेंजेस लाने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर लाना है, आप स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर आ रहा है विदाउट टचिंग, सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, फिर आ गया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए जो चार्ज है ना, चार्ज इट इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर। ठीक है, तो स्केलर अगर है तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है, और इसमें चार्ज है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, तो अगर पूछते हैं टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज, तो वो हो जाएगा प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3। मतलब जब आप ऐड करेंगे ना, जो चार्ज का साइन जैसे है वैसे ही लेना है। ठीक है, जैसे नंबर्स ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग चार्ज को ऐड करते हैं। ठीक है, सो चार्ज इज स्केलर, सो दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, फिर हो गया चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, मतलब देखिए चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, चार्ज खाली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है, ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। बट कंजर्वेशन के लिए कंडीशन है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, when an isolated system consisting of many charged body due to interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that total charge of an isolated system is always conserved. Total charge of an isolated system is conserved, ठीक है, so total charge of an isolated system is conserved, ठीक है, so that is charge is conserved, conservation of charge, conservation of charge, ठीक है। फिर आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, देखिए, जब ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो इनको जब आपस में हम लोग रब कर रहे हैं ना, इनको आपस में जब रब कर रहे हैं, दे आर रब्ड, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन सब उसके लिए ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहाँ से यहाँ, तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, पांच गया, बट 5.5 इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता, ठीक है, या 5.25 इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता, या तो पांच जाएगा या फिर छह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जो चार्ज हुआ, चार्ज, इसमें अगर सपोज कर लीजिए दो इलेक्ट्रॉन गया है, तो हम लोग बोलेंगे -2 × अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं 1.6 मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका मतलब चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ का तीन इलेक्ट्रॉन गया होता तो यहाँ पे मैं टू की जगह पे थ्री लिखता, ठीक है, टू की जगह पे थ्री लिखता। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है और यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है या आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। यहाँ पे एन क्या है, ये इंटीजर है, यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो क्वांटाइजेशन है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो चलेगा, ठीक है, फॉलो होगा, ठीक है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल में नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। द यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, the step size E is however very small because at macroscopic level we deal with large charges few microcoulomb, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग जो चार्ज की बात करते हैं ना, ठीक है, वो चार्ज जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम का मतलब है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज जो है ना वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 15 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करता हूँ ना, तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि ये नंबर ना इस नंबर से बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है एट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, एट macroscopic level one deals with charges that are enormous compared to magnitude of electron, ठीक है। Since E is equal to 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb, a charge of magnitude say 1 microcoulomb contains 10⁻13 times the electronic charge. So at this scale, the fact that charge can be increased or decreased only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो मेन आइडिया चीज है, दस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो आपको चीजें यहाँ पे देखिए, अगर पूछते हैं कि क्यों इग्नोर करते हैं, व्हाई इट इज इग्नोर, बिकॉज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, बिकॉज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एडिशन और removal of few electrons doesn't
प्रोड्यूस एनी significant change in change in charge of the body, charge of the body। ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दो चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, एक पूछ सकते हैं कि क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, और दूसरा है कि व्हाई इट इज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, यही दो चीजें पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आ गए हम लोग कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है कि जैसे अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, अब ये चार्जेस के ऊपर कंडीशन है क्या कि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, साइज ऑफ चार्ज, साइज ऑफ चार्ज इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू सेपरेशन, इन कंपैरिजन टू सेपरेशन। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गया। ठीक है, कि चार्ज का साइज सेपरेशन से छोटा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि स्टैटिक होना चाहिए, चार्ज एट रेस्ट होना चाहिए, चार्ज एट रेस्ट। तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच में अगर सेपरेशन आ रहा है और ये चार्ज सपोज कर लीजिए फ्री स्पेस में है, तो जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, एंड नंबर टू कंडीशन इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इनको अगर इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो के आएगा, तो एफ इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के आ गया। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हम लोग ने जो लिखा ना एफ इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर एसआई सिस्टम है और फ्री स्पेस है, ठीक है, एसआई सिस्टम दो चीजें हो रही है, एक बोल रहा हूँ मैं फ्री एसआई सिस्टम, दूसरा है कि फ्री स्पेस, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर सीजीएस सिस्टम है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, और फ्री स्पेस है, तब के इज इक्वल टू 1 होगा। तो एसआई सिस्टम में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस में हो जाएगा एफ इज इक्वल टू Q1 Q2, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो 1 हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ना, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो गया। ठीक है, आई एम सॉरी, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे दिया ही हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ये जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यूनिट पूछ सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ठीक है, तो मतलब क्या है देखिए यहाँ पे कि जो फोर्स है, ये एफ फोर्स, ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो गया, अगर मीडियम कोई दूसरा मीडियम है, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें एप्सिलॉन जो हो गया वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब जो फोर्स है ना, वो सेपरेशन के ऊपर तो डिपेंड करता है, वो चार्ज क्या है उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, जो कि ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं था। ठीक है, ग्रेविटेशन में तो एफ इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर लिखते थे ना, एफ इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, दो मास के बीच में अगर दो मास है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, तो एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, G m1 m2 बाय, अगर इनके बीच में सेपरेशन r है तो बाय आर स्क्वायर।
तो ये जो जी था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स में जी का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, बट ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है। ये कूलम्ब फोर्स नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया कूलम्ब फोर्स। फिर कूलम्ब लॉ के बाद हमको ये भी आना चाहिए, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मेजर ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे अगर दो चार्जेस है, Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो हो गया F21, और Q1 में जो फोर्स लग गया वो हो गया F12। ठीक है, तो आपको फाइनली यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, मतलब ये जो चार्ज है जो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे ना, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब क्या है, वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, मतलब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉलोज, फॉलोज कौन सा क्या फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, इसको अगर डायग्राम को देख के अगर डर लगता है तो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, और ये एक चार्ज है Q3। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है सपोज Q0। तो जो फोर्स लगेगा ना Q0 पे, जो फोर्स, ये तीनों चार्ज अगर फोर्स लगा कैलकुलेट कर रहे हैं, तीनों चार्ज के लिए Q0 पे फोर्स लगा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले एक एक चार्ज के लिए कैलकुलेट करो। तो Q0 के ऊपर Q1 जो फोर्स लगेगा, सारे चार्ज पॉजिटिव है, तो Q, ये जो फोर्स लग रहा है वो F1 हो गया। ये किसने लगाया, Q1 ने लगाया। ठीक है, सब तो इसको रिपेयर ही करेंगे, ये F2 हो गया। अब जब आप F1 कैलकुलेट करो, यूज करोगे F1, तो वो F1 ना Q1 के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उस समय ये चार्ज और इस चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is is independent of other charges, independent of other charges। ठीक है, तो हम लोग F2 निकाल लें, फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पे F3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Q0, वो क्या हो जाएगा, इन सबका वेक्टर रिजल्ट है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वही चीज़ है यहाँ पे। तो फोर्स ऑन any charge due to number of charges is the vector sum of the forces on that charge due to other charges taken one at a time। एक एक फोर्स को हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। फिर देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, द इंडिविजुअल फोर्सेस, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F1 है, तो F1 जो है वो बाकी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली F2 जो है वो Q1 और Q3 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स लिखने के लिए आता है, तो आप ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए, ये पैराग्राफ लिख दीजिए, आपका फुल मार्क्स आ गया। ठीक है, ये हो गया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये एग्जाम्पल 1.6। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल्स भी मुझे अगर डिस्कस करना है तो आप बोल दीजिएगा, मैं इस एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर दूंगा अलग वीडियो में। ठीक है, सॉल्व किया हुआ इजी है, हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, फिर आ गए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए, अगर एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, तो इस चार्ज का जो सराउंडिंग स्पेस है, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज लिख लेता हूँ, एक चार्ज कैपिटल क्यू हो गया, तो इसके जो सराउंडिंग स्पेस है ना, तो इस स्पेस में देखिए, अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, मान लेते हैं रिमूव कर दिया, ठीक है, और मैं इस स्पेस में यहाँ दूर से इंफिनिटी से एक क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहा हूँ, तो लेके आके यहाँ से रिमूव, यहाँ से चला रहा हूँ, तो इस चार्ज पे तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा,
ये चार्ज, क्योंकि अकेला चार्ज कहाँ से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज क्यू चार्ज को लेके आ गया, तो अब मैं, ये दूर में है और ये जो रीजन में ये दिखा रहा हूँ ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रीजन है, ठीक है। तो इस रीजन में जब जैसे ही क्यू नॉट यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं रीजन को क्या बोल रहा हूँ कि इस रीजन में मतलब इसका फोर्स मतलब काफी हद तक है, दूर में जितना जाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन का, में देखिए जब चार्ज नहीं था, ठीक है, जब ये चार्ज यहाँ पे नहीं था, तब ये, इस चार्ज पे तो कोई भी फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स, अभी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बट द मोमेंट यहाँ पे चार्ज आता है, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स आता है, ठीक है, एज्यूमिंग एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो फोर्स आ रहा है क्यों आ रहा है, मतलब ये जो मीडियम है, इस जो सराउंडिंग स्पेस है, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया क्यों, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो ये एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग स्टडी किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं क्यू नॉट, तो इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज के दो क्वालिटीज हैं, एक है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा है कि वो छोटा है, वो छोटा होता है, क्यू नॉट टेस्ट टू जीरो। क्यों छोटा होता है, क्योंकि हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, ये बड़ा हो गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पर यूनिट चार्ज, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो टेस्ट चार्ज है, वो क्यू नॉट चार्ज हम लोग लेके आए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एज्यूमिंग दिस रेडियस इज से आर, कैपिटल आर, ये जो स्फेयर लिया है ना, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ बाई क्यू नॉट। अब क्यू नॉट क्या मैंने बोला था, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज है, तो इसलिए आपकी किताब में लिखा हुआ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब फोर्स, टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं क्यू नॉट से अगर डिवाइड करता हूँ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और तो ये यहाँ पे पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन क्यू, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। फिर आ गया अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसे हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया था बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चार्ज के लिए दिखाता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए Q1 है, ठीक है, और एक चार्ज हो गया यहाँ पे Q2। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे P पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस हो गया R2। तो अब डिस्टेंस मुझे पता है और चार्ज अगर पता है, तो यहाँ पे तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम Q1 होगा, तो ये E1 हो गया। Q2 के लिए भी अवे होगा, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका E2 हो गया, तो ये एंगल थीटा है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया यहाँ पे दोनों चार्ज के लिए, तो यहाँ पे अगर नेट फील्ड चाहिए, नेट फील्ड एट P, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2,
ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐसे दो चार्ज के लिए किया है, वैसे अगर मतलब n चार्जेस है, सेम मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो देखिए, फोर्स के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक ऑब्जर्वेबल चीज है। ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेबल चीज जब हमारे पास है तो हमको फिर फील पढ़ने का जरूरत क्या है। ठीक है। व्हाट इज अ नेसेसिटी। ठीक है। तो नेसेसिटी ये है कि पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आता है ना, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल गया, तो इसका मतलब उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है वो हमको समझ में आता है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग ए चार्ज, सराउंडिंग ए चार्ज। ठीक है। तो दिस इज द नंबर वन फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है। दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे सपोज कर लीजिए एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है। तो हमको पता है कि Q1 को Q2 की तरफ अगर लेके गए तो ये तो दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 तो यहाँ से भाग जाएगा क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Q1 को जब मैं Q2 की तरफ ले आऊंगा तो Q1 एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज अगर है ना, एक्सेलरेटेड चार्ज, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वेव क्या होता है, वेव एक डिस्टरबेंस होता है। ठीक है। तो ये जो डिस्टरबेंस है ये चारों तरफ, ये सब तरफ जा रहा है। ठीक है। बट यहाँ पे दूसरी जगह पे तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पे चार्ज है, तो डिस्टरबेंस इस चार्ज को डिस्टर्ब करता है और चार्ज यहाँ पे मूव इधर मूव कर जाता है। ठीक है। सो द फील्ड पिक्चर इज दिस, द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with speed c reaches Q2 and causes a force on Q2। ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड नंबर टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिफाइन करने का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल 1.8 एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। ठीक है। इन केस ऑफ डाउट आप बताइएगा। मैं बेसिकली वीडियो में थ्योरी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है। न्यूमेरिकल्स जैसे एक्सरसाइज में है, आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन काफी आपके पास भी जो बुक्स हो गए उसमें आपके सॉल्यूशंस होंगे या आपने कुछ किए भी होंगे। तो अगर उनमें न्यूमेरिकल्स में भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, खाली मेहनत करने के लिए रेडी रहिए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली देखिए डेफिनेशन ये है कि अगर मतलब एक चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज के यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज एक टेस्ट चार्ज कर दूँ तो टेस्ट चार्ज कहाँ मूव करेगा, या इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज बेसिकली जो पाथ ट्रेस कर रहा है ना, उसी पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो ये ये जो सराउंडिंग स्पेस है, इस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, क्यू का है कि क्यू नॉट का है। क्यू नॉट का तो नहीं हो सकता क्योंकि तो टेस्ट चार्ज है। किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग विजुलाइज करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग विजुलाइज करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। सो इट इज ए पाथ ट्रेस्ड बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इस पाथ में अगर कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। टेंजेंट drawn at any point, at any point on electric field line, electric field line gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन के बाद
आपको ये प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से पहुँच नहीं पाया, यहाँ से पहुँच नहीं पाया, यहाँ से खींच लिया, यहाँ से खींच लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे भी जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, कंटिन्यूअस कर्व होगा, ठीक है। ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर जैसे ये लाइन ऐसे गया, तो इस पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे तो दो टेंजेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डोंट इंटरसेक्ट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। दिस शोज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे, ठीक है। अब क्लोज लूप फॉर्म नहीं करा ना, पॉजिटिव चार्ज से जा रहा है, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव से गया नेगेटिव में खत्म हो गया, वापस नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो क्या शो करता है? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर आगे नीचे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहता है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो ये हो गया, सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दिखाया है यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया थीटा, ठीक है। इनके बीच में एंगल जो हो गया वो हो गया थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? ये cos थीटा होगा, ई cos थीटा, ठीक है। तो ये जो ई cos थीटा को एरिया के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? ई cos थीटा इंटू ए, ठीक है। या फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई डॉट ए, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट चार्ज होंगे, 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये भी कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ डाइपोल, वो एक यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल। डाइपोल में ये जो लाइन है अलोंग द एक्सिस पास होती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन, ठीक है। और ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये मतलब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन कि टू पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। और ये दो लाइन हो गया, एक हो गया एक्सियल लाइन, एक हो गया इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। यहाँ पे एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको स्मॉल p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है डेफिनेशन इसका? p इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है। अब हम लोगों ने जो लेंथ लिया था वो कहाँ से लिया था? लेंथ लिया था हम लोगों ने फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल जिस डायरेक्शन में होगा, ये और ये तो सेम डायरेक्शन होंगे ना। ठीक है। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम। लेंथ ऑफ द डाइपोल का यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। ठीक है। फिर आपके दो डेरिवेशन है जो आपको प्रैक्टिस करना है। एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन। ठीक है। और एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक्सियल लाइन है, तो ये डिस्टेंस कुछ आर है। ठीक है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, अगर ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन होता है ना नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ये ई ए मतलब एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ही होता है। ठीक है। सो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 ट्वाइस पी बाय आर क्यूब। ठीक है। ट्वाइस, ये एक्सियल हो गया। अब अगर यही चीज हम लोग को इक्वेटोरियल लाइन में चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट के उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो ये ई इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है। ई इक्वेटोरियल का रिजल्ट हमारे पास कितना आता है? ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस पी बाय आर क्यूब। माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन जो आ रहा है वो क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट हमारा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो इसलिए ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है। मैंने नहीं दिया, मतलब ये तो ये रिजल्ट है। ठीक है। अच्छा, हमारे टेक्स्ट बुक में हमारे ये वेक्टर साइन लगाया नहीं है। ठीक है। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे ना, तो जो बोल्ड में पी और ई बोल्ड में है, बाकी सब बोल्ड में नहीं होगा। ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। जो भी बोल्ड में है वो सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखे हम लोग, यहाँ पे जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज अगर है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। मगर डाइपोल के लिए क्या होता है? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है। मतलब डाइपोल से जब आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फास्ट डिक्रीज होगा, ज्यादा फास्ट डिक्रीज होगा। ठीक है। फिर आ गया हम लोग, अगला टॉपिक हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। देखिए, डाइपोल का जो डेफिनेशन मैंने बताया ना, ठीक है, वो मैंने क्या बताया था कि टू पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट साइन उल्टा होना चाहिए, साइन ऑपोजिट होना चाहिए, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो यार एक चीज तो है ना कि अगर ये चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे है और ये चार्ज यहाँ पे है, दोनों अगर पास में होंगे तो वो तो यार अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, चार्ज को कैंसिल कर देंगे। तो ये कैसा चीज है यार? अजीब लग रहा है ना कि मतलब अपोजिट चार्ज भी है मगर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये चक्कर क्या है? ठीक है। तो उस चक्कर को समझने के लिए हमको मतलब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिजिकल से तो क्या चीज हो रहा है देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है। उनका जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है, जीरो डाइपोल मूवमेंट। मतलब क्या है कि जैसे मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में आपका जो पॉजिटिव चार्ज का जो क्लाउड है और जो नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है वो एक ही लोकेशन में होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया। ठीक है। बट कुछ मॉलिक्यूल्स है जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया,
ठीक है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है कि इनमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है इनका लोकेशन अलग अलग जगह होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का लोकेशन अलग अलग लोकेशन में है। ठीक है। तो अलग अलग लोकेशन में अगर है तो ये क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पास पास है पर अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा ना, तो यही डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अब ये तो है, इसमें इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। बट अगर मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तब ये भी इस तरह का चीज फॉर्म करेगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा। कब एक्वायर करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका एक पोलैरिटी रहता है। ठीक है, उनका डायपोल मोमेंट रहता है। सो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स। ठीक है। फिर आ गए हम लोग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। यार इतनी मेहनत से क्लास कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कॉकरोच आके मेरे को डरा रहा है। अच्छा, कितना बज रहा है? रात के 1 बज रहा है अभी। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, तुमको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे एक डायपोल है। तो डायपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्यू ई हो गया। नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, तो ये भी क्यू ई है। लेंथ ऑफ द डायपोल ट्वाइस है, ये एंगल थीटा है। ठीक है। तो ये ट्वाइस ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस ए साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डायपोल, और डायपोल में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कपल प्रोड्यूस हो गया। कपल क्या होता है? पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। कंडीशन क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे तो ऐसा हो ही रहा है, तो इसका मतलब कपल प्रोड्यूस कर रहा है, तो कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्या होगा? फोर्स, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, सो ट्वाइस ए साइन थीटा। ये ट्वाइस ए और क्यू का प्रोडक्ट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो गया। सो टाउ वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई हो गया। ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है वो है आपका कि डायपोल, अगर ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए टॉर्क आता है, फोर्स जीरो होता है, जो नेट फोर्स होगा वो तो जीरो है कि नहीं? अरे क्यू ई और क्यू ई तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स तो जीरो ही होगा। ठीक है। मगर टॉर्क है, अब टॉर्क डिपेंड कर रहा है कि टॉर्क कब जीरो होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो उस केस में टॉर्क जीरो होगा। ठीक है। उस केस में टॉर्क जीरो होगा, अदरवाइज टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। बट फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो ही होगा। ठीक है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है, ठीक है, तो ये जो डायग्राम नीचे एक्सप्लेन किया है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। ठीक है। ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ है कि ये एक नेगेटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इट इज इंक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो यह पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लोकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम होता। तो चार्ज भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स भी सेम होता। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। यहाँ पे फोर्स कम होगा, तो इसका मतलब फोर्स किस डायरेक्शन होगा? इस डायरेक्शन होगा। फोर्स की मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में फोर्स, नेट फोर्स होगा ऑन द डायपोल, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। कब? जब डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है।
फिर आ गए हम लोग गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे चार्ज है Q1, Q2, Q3, ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, फ्लक्स क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो जो फ्लक्स है, ये जो निकल रहा है यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, ठीक है, वो जो होगा वो 1/ε0 टाइम्स एनक्लोज चार्ज। काफी पावरफुल लॉ है। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स गिनने का टेक्निक बता दिया कि अगर चार्ज मालूम है तो हम लोग को पता चलेगा लाइंस ऑफ फोर्स की तरह होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, ये प्रूफ आपको देखना है। ठीक है, बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सल नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सल नॉट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे खाली एक चीज ध्यान में देने के लिए है कि देखिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स का डेफिनेशन था क्या, इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, तो ये जो क्यू एनक्लोज्ड है ना, वो तो यहाँ पे मतलब जो फ्लक्स है वो एनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब जैसे बाहर अगर सपोज कर लीजिए Q4 और Q5 चार्ज है, तो ये जो क्यू एनक्लोज्ड है उसमें ये Q4 और Q5 नहीं आएगा। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में कहीं भी अगर कैलकुलेट करूंगा, तो वो अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज दोनों के लिए होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल चार्ज की वजह से है। इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू टोटल चार्ज, जितने भी आसपास चार्ज है। ठीक है, मगर क्यू एनक्लोज जो है, वो जो अंदर सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उनकी वजह से ही होगा। ठीक है, उनके लिए ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली गॉस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे देखिए, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन इन कूलम्स लॉ। ठीक है, एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था और फिर हमको यहाँ पे फ्लक्स मिला था 1/ε0 क्यू बाय क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, तो अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस नहीं हुआ, तो गॉस लॉ फॉलो नहीं होगा। गॉस लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन। अच्छा, नेक्स्ट आ गए हम लोग गॉस लॉ एप्लीकेशन। गॉस लॉ एप्लीकेशन यहाँ पे लाइन चार्ज के लिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, किस शेप में है, सिलिंड्रिकल, किस सिलिंड्रिकल शेप में है। इसका लेंथ कितना है, एल है, और रेडियस कितना है, आर। तो इस सरफेस में ही, इस डिस्टेंस में ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज। ठीक है, तो डी एस मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ट्वाइस पाई आर है। ठीक है, ये क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज कितना हुआ, अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे टर्म डिफाइन कर रहे हैं, लैम्डा क्या है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एल। तो क्यू इंक्लूसिव यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स एल। तो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा बाई ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एन कैप है। एन कैप मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल डायरेक्शन में है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नहीं मतलब और एक एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। अब देखिए प्लेन शीट अगर है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, सपोज मतलब पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो गया वो ई इंटू ए हो गया, यहाँ पे जो फ्लक्स हो गया वो भी ई इंटू ए हो गया। टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है ये प्लस ये, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया को अगर मैं ए ले रहा हूँ तो टोटल चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ट्वाइस ही ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ए कैंसिल हो गया, सो ए कितना आ जाएगा सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक रिजल्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब नियर प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है, और नॉर्मल होगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बोल्ड लेटर में है, मतलब ये एन कैप का है ना, एन कैप मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट के नॉर्मल डायरेक्शन में, यहाँ पे नॉर्मल होगा इस तरफ, यहाँ पे भी इस साइड नॉर्मल होगा, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू प्लेन शीट, ठीक है। स्फेरिकल शेल तो इस बार सिलेबस में है नहीं, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है इसलिए मैं यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। मैंने मेहनत किया है सो दैट आपका बेनिफिट हो, ठीक है। अगर आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट नहीं है, तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा हो। अब इसके लिए मैं मतलब कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बीइंग ए टीचर मेरा ये ड्यूटी है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपका भी ड्यूटी है कि मेहनत करना है, ठीक है। जो कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस चैप्टर को डिस्कस करने में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा नहीं है, ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी उतना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो with this I end this video, my best wishes to you, good luck, but based on this feedback on this video मैं बाकी चैप्टर्स का भी ऐसे ही मैं बना दूंगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है।